इसी बीच केदारनाथ सीट का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ में यहां पर अजीत राठी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, थोड़ी देर पहले जो हमारे पास रुझानों की तस्वीर आई थी उसमें केदारनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही थी कि जिस तरह से पिछले उपचुनावों में जो तस्वीर जो परिणाम आए तो कहीं ना कहीं ये सीट कांग्रेस के हक में जा सकती है, लेकिन रुझान कुछ और कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 3 राउंड पूरे हो चुके हैं। तीसरे राउंड में जो प्रत्याशियों को वोटों का जो आंकड़ा है प्राप्त होने का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 4821 वोट, कांग्रेस को 3231 वोट और निर्दलीय जो प्रत्याशी है त्रिभुवन चौहान उसको 2755 वोट, यानी इस समय 1590 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और इसमें खास बात यह है कि जो निर्दलीय, जिसकी पहले से ही एक अटकलबाजी लगाई जा रही थी कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो वो 5000 से ज़्यादा वोट अभी तक ले चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी की लीड लगातार तीनों राउंड में, हर राउंड में उसकी लीड बढ़ी है। तो उनकी प्रत्याशी आशारानी नोटियाल इस समय सबसे आगे चली, 1500 मतों से भी ज़्यादा के अंतर से वो अपने जो प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस, कहीं त्रिभुवन और कहीं कांग्रेस, उनको पीछे की तरफ धकेल रही है और उसकी लीड लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई थी तब से और फिर 3 राउंड पूरे हो चुके हैं, तो भाजपा का जो अंतर है चाहे थोड़ा ही बड़ा हो लेकिन वो हर बार बढ़ रहा है। अब ये कौन सा क्षेत्र खुला? त्रिजुगी नारायण से मतगणना शुरू हुई थी, त्रिजुगी नारायण और फिर ऊपर से जब आते हुए सोनप्रयाग गुप्तकाशी तक आते हुए भी ये मतगणना का क्रम अब नीचे की तरफ या ऊखीमठ की तरफ चलेगा। तो तब अजीत, कितने राउंड की यहाँ पर काउंटिंग होगी? और जिस तरह के रुझान हमने देखे, जैसे कि हम देख रहे थे कि तीसरे पायदान पर भी कांग्रेस पहुंची, हालांकि बीजेपी लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। और जैसा कि हमने देखा कि चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान और मतदान के बाद भी लगातार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जीत को आश्वस्त लेकर ये सीधे तौर पर कहा कि डबल इंजन की सरकार की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उस पर मुहर लगते हुए, तो क्या ये जो आरोप प्रत्यारोप रहा है और जो रुझान है वो कितना मैच यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, और किसके जो आरोप है वो उसका पलड़ा यहाँ पर भारी पड़ते दिखाई पड़ रहा है? देखिए, कुल 13 राउंड की मतगणना होनी है, 13 राउंड की काउंटिंग होगी और अभी 3 राउंड पूरे हुए हैं। अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर निर्दलीय और तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी। और अब जो है चौथे राउंड की जो अभी मतगणना प्राप्त हुई है उसमें 2200 से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। तो हर राउंड में भारतीय जनता पार्टी का अंतर बढ़ना ये दर्शाता है कि अगर स्पीड यही रही और इसी तरह की स्थिति बनी रही तो भाजपा यहाँ आसानी से जीत जाएगी। हालांकि अभी 4 राउंड पूरे हुए हैं और 13 राउंड है, तो 13 राउंड जब तक पूरे ना हो जाए तब तक कहना थोड़ा मुश्किल है। अजीत, ये मानकर चलें कि लगभग 12 से 1 बजे तक के बीच में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसके हक में परिणाम जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 12 बजे तक बहुत तस्वीर साफ हो जाएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और अभी जिस हिसाब से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल आगे चल रही हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं, चौथे राउंड में भी उन्होंने बढ़त ली है। और ये एक देखने वाली बात है कि चूंकि नाराजगी बहुत थी लोगों की और वो नाराजगी वोट में कन्वर्ट हुई कि नहीं, कांग्रेस अपने मुद्दों को पब्लिक को समझा पाई कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया तो उसका प्रतिफल उनको मिलना है। तो अगर नतीजे किसके पक्ष में होंगे तो इसका अभी विश्लेषण करना थोड़ा जल्दबाजी। एक बात और केदारनाथ सीट पर महिलाओं की जीत का मिथक रहा है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो जीतती आई हैं, और ऐसे में अगर यहाँ पर एक बार फिर से आशा नोटियाल जीत जाती है तो कहीं ना कहीं उस मिथक को कायम करने में बीजेपी तो कामयाब रहेगी, लेकिन कांग्रेस नाकामयाब इसलिए रह जाएगी क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में उसने ये दिखाने की कोशिश की कि जनता बदलाव चाहती है, तो आगे के विधानसभा चुनावों में दिक्कत हो सकती है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, और इसी में मैं एक और सवाल यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी अजीत, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से कांग्रेस मुखर होकर मुद्दे उठा रही थी, गणेश कोदियाल को भी हमने सुना था कि जो आंसू आशा नोटियाल की तरफ से दिखाए जा रहे हैं वो घड़ियाली आंसू हैं। लेकिन जो अभी रुझान है, हालांकि अभी वक्त है क्योंकि 10 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, क्या तस्वीर रहती है देखना होगा, लेकिन शुरुआती रुझान तो ये कह रहे हैं कि आंसू जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं, लोगों पर प्रभाव डाला है। बिल्कुल आपने सही कहा। और चूंकि राउंड बहुत बचे हैं और आशारानी नोटियाल के जो आंसू थे वो मुझे लगता है वो काम करते दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी वो काम करती दिख रही है। लेकिन अभी फिर वही बात है कि थोड़ा जल्दबाजी होगा। और अभी तक 5 विधानसभा चुनाव वहाँ पर हुए हैं, 4 बार महिलाएं जीती हैं, तो इसलिए एक बार 2017 में कांग्रेस से मनोज रावत जीते थे, तो महिलाओं का वर्चस्व यहाँ रहा है। महिलाओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है, पुरुषों की तुलना में 3000 वोट अधिक महिलाओं ने डाले हैं। तो उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई फायदा मिल रहा
रहा है, तो यहाँ पर जितने भी राउंड की मतगणना हो रही है उसमें सामने बिल्कुल वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे थे कि महिलाओं का वोट उनके लिए पड़ा है, और अगर ये अंतर इसी तरह का बढ़ता रहा, तो इसी तरह बरकरार भी रहा, अगर ना भी बढ़ा, तो भी ये मान लिया जाएगा वाकई महिलाओं ने एक महिला प्रत्याशी के लिए वोट किए हैं, मोदी जी के लिए वोट किए हैं। और मुख्यमंत्री आप इस हलचल को लेकर नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच देखिए बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है, हर एक ताजा अपडेट न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आपको हम दे रहे हैं। और लगातार मतगणना जारी है, और इस मतगणना के बीच रुझान भी ये सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन दोपहर 12 बजे तक कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से क्लियर होते हुए नजर आएगी। तो उपचुनाव को लेकर आज फाइनल डे है, और बीजेपी 8, समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी में बीजेपी आगे है। मंझवा, सीसापऊ, मीरापुर सीट पर भी बीजेपी आगे बढ़त बनाते हुए, कटहरी सीट पर भी बीजेपी आगे है। करहल से हालांकि एसपी प्रत्याशी शुरुआत से ही तेज प्रताप जो है वो यहाँ पर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए करहल सीट जो है वो कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प नजर आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर यादव बनाम यादव मुकाबला है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का गढ़ ये कहा जाता है, तो ऐसे में तेज प्रताप यहाँ पर शुरुआत से ही बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच कटहरी से हमारे साथ में निखिल शर्मा जुड़े हुए हैं। निखिल, कटहरी का जो अभी हमने रुझान दिखाया उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी है वो आगे दिखाई दे रही है, लेकिन कटहरी सीट भी आसान नहीं है बीजेपी के लिए। तो ऐसे में जो समीकरण है वो फिलहाल क्या कह रहे हैं निखिल? देखिए कटहरी की अगर हम बात करें तो दूसरे राउंड का परिणाम आ चुका है, जिसमें 1154 वोटों से बीजेपी के धनराज निषाद आगे चल रहे हैं। इस सीट के अगर आप इतिहास को देखें तो भारतीय जनता पार्टी को कभी बड़ी सफलता यहां से नहीं मिली है। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यहां से कोई खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी अभी पहले और दूसरे राउंड में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, इससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने इस इलाके में जमकर मेहनत की है, और उसी मेहनत का परिणाम है कि पहले जो चरण का जो काउंटिंग थी और जो दूसरे चरण की काउंटिंग थी, उसमें जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। दोनों अगर की बात करें तो अभी तक जो धनराज निषाद है उनको 6495 वोट मिल चुके हैं। उनके निकटतम ही सपा की शोभावती वर्मा है जो 5342 मतों पर दूसरे राउंड में है। तो ये जैसे जैसे चरण बढ़ेंगे मतगणना के, वैसे वैसे जो परिणाम होंगे वो सामने आएंगे। लेकिन कटहरी इसलिए जैसा मैंने बताया कि महत्वपूर्ण है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कभी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, यहाँ तक कांग्रेस को भी इस सीट पर सफलता मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी कोई कमाल नहीं दिखा पाई। तो आज शायद वो कमाल जो है होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो पहले। क्योंकि देखिए कटहरी सीट जिस तरीके से आपने अभी कहा यहाँ पर कि बीजेपी ने यहाँ पर जी तोड़ मेहनत की है, लगातार यहाँ पर रैलियां की गई है, मुद्दों को उठाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के ऊपर यहाँ पर एक दबाव है जो कि उसको जनता के सामने ये बताना है कि अभी भी यहाँ पर जनता बीजेपी को पसंद करती है, विकास करती है, और जाहिर तौर पर जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव है 2027 के, उसका रास्ता इन चुनावों से जाता है। तो क्या बीजेपी की मेहनत यहाँ इस सीट पर फिलहाल रंग ला सकती है? देखिए अभी तक इससे पहले मैं कई बार अंबेडकर नगर मैंने जो है कवर किया, और खास करके कटहरी विधानसभा के इतिहास के बारे में बताऊं तो कटहरी की ऐसी सीट है जिसमें पहले और दूसरे चरण से इस बात का संकेत मिल जाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा चाहे जो दल रहे हो, चाहे अपने समय में समाजवादी पार्टी रहे हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, वो बढ़त बना लेती थी। तो मुझे ऐसा पहली बार दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कटहरी से पहले और दूसरे चरण में बढ़त बनाए। हालांकि ये कब तक चलेगा ये अभी कहना मुश्किल है। तो इसी से आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कितनी मेहनत की है, किस तरह से जो माइक्रो लेवल की प्लानिंग है वो की है। शायद यही वजह है कि इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। अंबेडकर नगर की आप बात करें तो अयोध्या के बगल का जनपद है बहुत नजदीक का, लेकिन जो है पिछड़ा बहुत हुआ है, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो राजनीतिक दलों का जो वो दबाव रहा वो हरदम क्षेत्रीय दलों का रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो। तो थोड़ा सा इतिहास अभी बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन परिणाम क्या होंगे अभी थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर इंतजार यहाँ पर निखिल करना होगा। जाहिर तौर पर आलोक एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह के रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं, हम जो शुरुआत से देख रहे हैं, बीजेपी बढ़त बनाते
हुए नजर आ रही है। जो रुझान है वो क्या इस बात को तस्दीक कर रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे कटेगा का जो नारा है उसका असर दिखाई पड़ रहा है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है, क्योंकि इस उपचुनाव में बढ़ चढ़कर पूरी तरीके से कमान और पूरी तरीके से जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधों पर थी। बिल्कुल, देखिए लगभग 10 बजने जा रहा है और अगर हम 9 सीटों की बात करें तो कहीं पे 2 राउंड हो चुका है, कहीं पे 3 राउंड हो चुका है और जहां पे भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है वो ठीक ठाक बढ़त नजर आ रही है। 1500 से 2000 के बीच में वो आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर पहले ही जब मतदान हो रहा था तभी उसने कहा था कि शासन प्रशासन चुनाव को प्रभावित कर रहा है और उसका ये आरोप लगातार लगाया गया कि कहीं ना कहीं उन उपचुनाव में शासन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन आज मतगणना चल रही है और मतदान के बाद मतगणना के इन परिणामों को लेकर के दोनों ही पार्टियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन रहा जाएगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी और एक तौर पर उन्हीं की अगुवाई में ये सारा चुनाव लड़ा गया है, तो जहां पे योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो कि कांग्रेस को यहाँ पर आपको सीधे रुक करूंगी मजवा का सुशांत, क्योंकि मजवा ऐसी सीट है जहां पर निषाद पार्टी का राज रहा है पिछली बार हमने देखे। तो यहाँ पर देखिए बीजेपी ने एक बड़ा रिस्क लिया है, मजवा पार्टी को जाहिर तौर पर टिकट नहीं दिया है। उन्होंने इस बार सिर्फ अपनी तरफ से एक रालौद ही रही जिसे टिकट दिया। तो ऐसे में जो बीजेपी ने ये रिस्क उठाया ये कामयाब हो सकता है, क्या दिख रहा है? देखिए बिल्कुल कामयाब हो सकता है। वो इसलिए कहा जा रहा है कि 2017 में जब चुनाव हुए तब सरकार बनी थी, उसके बाद 2022 में जब फिर से चुनाव हुए तो जाहिर सी बात है मझवा की सीट बीजेपी के खाते में आई और 2024 में जब उपचुनाव हो रहे हैं तो मझवा से ज़्यादा दूर भदोही नहीं है। वहाँ पर जो मझवा के विधायक थे वहाँ सांसद बच जाते हैं और यहाँ की सीट खाली हो जाती है। बीजेपी फिर उसी अपने प्रत्याशी पर दाव लगाती है सुचित्रा मौर्य पर, जो कि निषाद पार्टी से 2017 में चुनाव लड़ी थी और वो पहली ऐसी विधायक रही थी जो महिला विधायिका यहाँ पर चुनी गई थी। और इसके अलावा अगर पुराने इतिहास को देखा जाए मझवा के तो यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, बसपा का दबदबा रहा है, पर समाजवादी पार्टी सुशांत बने रहिए आप हमारे साथ। और देखिए लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि आखिर कहां पर क्या आंकड़ा है, क्या तस्वीर है, क्या रुझान है। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द